दोस्तों अपने चारों तरफ नजर घुमा कर देखिए, हमारी पृथ्वी बेहद खूबसूरत है। यहाँ पहाड़ियाँ हैं, जंगल हैं, नदियाँ हैं, नीले आसमान है और यहाँ कई तरह के जीव जंतु भी हैं। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें पृथ्वी पर हमेशा से नहीं थी। इनफैक्ट इनमें से तो कई ऐसी चीजें हैं जो स्पेस से अर्थ पे आई हैं, वो पृथ्वी की हैं ही नहीं। फ्रेंड्स, एक समय ऐसा भी था जब हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह की दिखती थी। क्या आप ऐसी पृथ्वी इमेजिन कर सकते हैं? तो सवाल आता है कि आखिर पृथ्वी यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँच गई। दोस्तों ये जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। तो आइए समय में पीछे जाकर अपनी पृथ्वी को शुरुआत से बनते हुए देखते हैं। 5 बिलियन ईयर्स अगो अभी यहाँ कोई पृथ्वी नहीं है, बस चमकता हुआ सूरज दिख रहा है जिसके चारों तरफ एक थिक डस्ट क्लाउड मौजूद है। जैसे जैसे टाइम बीतता है ये डस्ट क्लाउड के पार्टिकल्स कंडेंस होकर एक दूसरे से चिपक जाते हैं और छोटे छोटे पत्थर बना देते हैं। ये पत्थर अगले कई मिलियंस ऑफ ईयर्स में ग्रेविटी की मदद से आपस में मिलकर एक बड़ा सा गोला तैयार करते हैं। ये गोला हमारी पृथ्वी ही है। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अभी हमारी पृथ्वी किसी हेल से कम नहीं लग रही। तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस है। पूरी पृथ्वी एक आग का गोला है जहाँ दूर दूर तक सिर्फ उबलते लावा और इरप्ट होते वोल्केनोज ही दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर मौजूद है। अभी पृथ्वी इतने तेज घूम रही है कि एक दिन सिर्फ 6 घंटों का ही है। अर्थ अभी नई नई बनी ही थी कि उस पर एक नया खतरा मंडराने लगा था। मार्स के साइज का एक प्लेनेट थेया बहुत तेज गति से अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। नतीजा, थेया प्लेनेट अर्थ से टकरा जाता है। थेया प्लेनेट के साथ साथ अर्थ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूटकर अलग हो जाता है। ट्रिलियंस ऑफ टन्स की डेब्री स्पेस में अर्थ के चारों तरफ घूमने लगती है और ये डेब्री एक साथ मिलकर हमारे मून को जन्म देती है। 3.9 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ के लाइफ में एक नया फेज आता है, लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट। बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स और मेटेओर्स पृथ्वी को 2 करोड़ साल तक लगातार बॉम्बार्ड करते हैं। ये मेटेओर्स अपने साथ पृथ्वी पर पानी लेकर आते हैं। ये पानी पृथ्वी के ओशियंस को धीरे धीरे भरने लगता है। जैसे जैसे समय बीतता है पृथ्वी में मौजूद हैवी मेटल्स और डेंस मटेरियल्स धीरे धीरे नीचे सिंक करने लगते हैं और सेंटर में जाकर ये जमा हो जाते हैं। ऐसे तैयार होता है हमारे अर्थ का रॉकी कोर। हल्के मटेरियल सरफेस पे फ्लोट करते हैं और अर्थ के क्रस्ट को बनाने में हमारी मदद करते हैं। समय के साथ पृथ्वी ठंडी हो रही थी। अगले कई सालों तक लगातार तेज बारिश होती है। नया नया बना मून अभी पृथ्वी के काफी करीब था, जिससे ऊंचे ऊंचे टाइड्स पूरी पृथ्वी पे बन रहे थे। समय के साथ साथ मून पृथ्वी से दूर चला जाता है और ऊंची ऊंची टाइड्स अब शांत हो जाती है। बारिश कम होने लगती है। पृथ्वी का स्पिन भी अब स्लो हो जाती है। 3.8 बिलियन ईयर्स अगो पृथ्वी पे चारों तरफ पानी ही पानी है। पूरी पृथ्वी नीले रंग की दिख रही है। इन ओशियंस के नीचे वोल्केनोज अभी भी एक्टिव हैं। गरम गरम लावा पानी से कांटेक्ट में आकर रॉक्स बनाता है। इस तरह पृथ्वी के सरफेस पर पानी के साथ साथ लैंड भी देखने को मिलता है। 3.5 बिलियन ईयर्स अगो मेटेओर्स की बॉम्बार्डमेंट अभी भी हो रही है। ये मेटेओर्स ओशियन में मिनरल्स और एमिनो एसिड्स लेकर आते हैं, जिसकी मदद से डीप ओशियंस में पहली बार शुरू होती है लाइफ। अभी लाइफ अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया। ये समुद्र की गहराइयों में पूरी तरह से फैल चुके हैं। इसी टाइम शैलो ओशियंस में कुछ रॉक्स जैसे फीचर्स दिखाई पड़ रहे हैं। ये स्ट्रोमेटोलाइट्स हैं, करोड़ों बैक्टीरिया की कॉलोनी। ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से खुद ही बनाते हैं और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। धीरे धीरे स्ट्रोमेटोलाइट्स ओशियंस को ऑक्सीजन से रिच कर देते हैं। ये ऑक्सीजन आयरन के साथ मिलकर रस्ट बनाती है, जो सी बेड पे आयरन डिपॉजिट के फॉर्म में सेटल हो जाती है। दोस्तों ये वही आयरन है जिसे आज के समय हम शिप्स बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में और ब्रिजेस बनाने में यूज करते हैं। अगले 2 बिलियन ईयर्स तक ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे पृथ्वी पर बढ़ता है। 1.5 बिलियन ईयर्स अगो पानी और छोटे छोटे लैंड मास से बनी पृथ्वी अंदर से अभी भी गर्म थी। ये गर्मी सरफेस पे जैसे जैसे रिलीज हो रही थी वो अर्थ के क्रस्ट को स्ट्रेच करके कई सारे प्लेट्स में तोड़ देती है। अगले 400 मिलियन ईयर्स में ये प्लेट्स धीरे धीरे ड्रिफ्ट करके एक साथ एक सिंगल लैंड मास बनाते हैं, एक सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया।
750 मिलियन ईयर्स अगो अभी का तापमान 85 डिग्री सेल्सियस है। दिन 18 घंटों का है। स्टेबल होती दिख रही पृथ्वी एक बार फिर से अनस्टेबल हो जाती है। वोल्केनोज एटमॉस्फेयर में तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड पंप कर रहे थे। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर से मिलकर अगले कई सालों तक एसिड रेन के फॉर्म में बरसते हैं। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से घटने लगता है, जिससे अर्थ सूरज से आ रही गर्मी को अपने अंदर ट्रैप नहीं कर पा रहा था और पृथ्वी का तापमान तेजी से गिरने लगता है। 650 मिलियन ईयर्स अगो पृथ्वी का तापमान अभी -60 डिग्री सेल्सियस है। पूरी पृथ्वी 10,000 फीट मोटी बर्फ की चादर में ढक गई है। जो पृथ्वी शुरुआत में एक आग का गोला थी, अगले 15 बिलियन ईयर्स तक वो एक बर्फ का गोला बनकर रह जाती है। पृथ्वी के मोटे बर्फ के नीचे वोल्केनोज अभी भी एक्टिव थे। 15 मिलियन ईयर्स तक दबे रहने के बाद ये वोल्केनोज बर्फ के चादर को तोड़कर बाहर निकलते हैं और एक बार फिर से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पंप करने लगते हैं। पृथ्वी एक बार फिर से गर्म होने लगती है। बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है, जिससे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज होती है और एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन में रिच हो जाता है। 540 मिलियन ईयर्स अगो ओशियंस और एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन से भर गए हैं। समय आ गया था कॉम्प्लेक्स लाइफ की शुरुआत होने का। कई तरह के जीव जंतु पानी में दिख रहे थे। ओशियन फ्लोर्स तरह तरह के पेड़ पौधे से ढका हुआ है। हाई ऑक्सीजन लेवल की वजह से एनिमल्स बहुत बड़े और ताकतवर बन गए थे। आर्मर्ड स्लग्स विवेक्सिया से लेकर वॉर्म्स, स्पॉन्जेस, ट्राइलोबाइट्स, हेलोसिजेनिया, एनामेलोकेरस, ढेर सारे जानवर दिख रहे हैं। 460 मिलियन ईयर्स अगो जहां एक तरफ ओशियंस पे लाइफ पीक पर चल रही है, वहीं सूरज से आ रही इंटेंस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से लैंड पूरी तरह से बंजर पड़ा हुआ है। लैंड पर ना कोई पेड़ है, ना कोई पौधे हैं, ना कोई जानवर है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सूरज की रेडिएशंस एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन को तोड़कर ओजोन बना रही थी। 375 मिलियन ईयर्स अगो ओजोन की एक मोटी सी परत पृथ्वी को चादर की तरह पूरी तरह से लपेट लेती है। ये ओजोन लेयर सूरज से आ रही इंटेंस रेडिएशन को ब्लॉक करने लगी। अब समय आ गया था लैंड पे लाइफ के एग्जिस्टेंस का। जमीन पर मॉसेस, एल्गेज और छोटे छोटे पौधे उगने लगे। मछली की एक प्रजाति टिक्टालिक समुद्र से निकलकर जमीन पर आ जाती है और इसी के साथ शुरुआत होती है एनिमल्स की लैंड पर रहने की। अगले 1.5 करोड़ सालों तक कई मरीन एनिमल्स इवॉल्व होते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा समय पानी के बाहर बिताने लगते हैं। प्लांट और एनिमल लाइफ अब जमीन पर एक्सप्लोड करने लगी। एटमॉस्फेयर में हाई ऑक्सीजन होने की वजह से उनका साइज मैसिव हो जाता है। दोस्तों, अब अर्थ कुछ कुछ प्रेजेंट टाइम की तरह दिखने लगी है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ इवॉल्व होना बाकी था, क्योंकि जहां आज ड्रैगन फ्लाइज बस इतने से दिखते हैं, वहीं 375 मिलियन ईयर्स पहले ये ईगल के साइज के दिखते थे। डर लगा? अगर नहीं लगा तो मिलीपीड्स की कहानी सुनिए। मिलीपीड्स को तो आप हर जगह देखते होंगे, लॉन में, गार्डन्स में, यहाँ तक कि बरसात के टाइम तो ये घर में भी घुस जाते हैं। आज के मिलीपीड्स का साइज कुछ सेंटीमीटर्स का ही होता है, लेकिन उस जमाने में मिलीपीड्स 6 फीट तक बड़े होते थे। इमेजिन करिए, आप चप्पल लेकर मिलीपीड्स को मारने गए हैं और अजगर के साइज का मिलीपीड झाड़ियों से निकल के आपके सामने आ जाता है। उस टाइम आप क्या करेंगे? खैर, आगे बढ़ते हैं। 230 मिलियन ईयर्स अगो लैंड एनिमल्स इवॉल्व हो चुके हैं। डायनासोर्स एक सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया में अब घूम फिर रहे हैं। धीरे धीरे पैंजिया 2 हिस्सों में टूट जाता है, फिर कई और हिस्सों में टूटता है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट देखने को मिलता है। साथ में लैंड और मरीन एनिमल्स भी इवॉल्व हो जाते हैं। इनका साइज छोटा होता जाता है। कई स्पीशीज विलुप्त भी हो जाते हैं। 5 मास एक्सटेंशंस होने के बाद लैंड और उसमें रह रहे जानवर कुछ इस तरह के दिखते हैं। इन 5 एक्सटेंशंस ने पृथ्वी पे बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन हमारे आसपास एक ऐसा जानवर रहता है जो 5 मास एक्सटेंशन के बाद भी आज भी जीवित है, और वो एग्जैक्टली वैसा ही दिखता है जैसा वो पहले मास एक्सटेंशन से दिखता आ रहा है। इस जानवर के बारे में आप और जानना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ क्लिक करिए। बाय।